हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आप सब प्यार से मुझे आदि भैया बुलाते हैं। एंड आज हम पढ़ रहे हैं सुपर वन शॉट में अपनी नई एसएसटी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया बिल्कुल सही जगह आज आपने क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है दोस्तों सुपर वन शॉट। इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी भी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। फटाफट पूरा चैप्टर एकदम हलवा बना के मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया ये हमारा एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी का चैप्टर है, ध्यान से देख लो। यहां पे एक कोट लिखा हुआ है, किनका है कोट? है विवेक देवरॉय साहब का। इन्होंने लिखा है, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी विल प्रोबेबली कम about from more efficient using land, labor, capital, thus they must be used more efficiently। अब भैया ये कोट क्या लिख दिया, इसमें क्या ऊपर से निकल गया? आधे लोगों के ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन अब ध्यान से सुनो। जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अगली ये 35-40 मिनट की वीडियो देखने के बाद, ये क्या कह रहे थे, ये सारी बात तुम्हें एकदम भयंकर सेंस बनाने लगेगी। तो भैया यहां पर है द बिग क्वेश्चंस, दिख नहीं रहे होंगे, टेंशन मत लो, ये रहे। क्या है बिग क्वेश्चंस? चैप्टर पढ़ने से पहले देखो, नई एनसीईआरटी है, पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलेंगे, सेम तरीके से नहीं पढ़ेंगे। नई एनसीईआरटी आई है कुछ चेंजेस लेके। ये कह रहे हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ सवाल अपने दिमाग में बनाइए। पहला सवाल है कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या? ये क्या चीज है? ये पहला सवाल हर चैप्टर में तो यही होगा कि ये है क्या। क्या पहला सवाल। दूसरा, हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड? ये जो फैक्टर्स हैं अभी पता नहीं क्या है, लेकिन ये आपस में इनका क्या रिश्ता है, कैसे इंटरकनेक्टेड है। तीसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स? तो ये रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये तीनों चीजों के सवाल, ये तीनों सवालों को बड़े मजेदार तरीके से आंसर करेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर एक बढ़िया इंट्रोडक्शन के साथ। क्या है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो कभी आपने सोचा है कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे ये जैकेट हो, चाहे आपने जो कपड़े पहने हो, जूता हो, बैग हो, पेन हो, पेंसिल हो, हर चीज कैसे बनती है? तो कोई भी चीज कैसे बनती है दोस्तों? वो बनती है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखा है? Have you ever wondered how clothes, shoes, school bag, furniture, phone, computer, ये सब कैसे बना? Every product around you goes through a production process। यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज जो आपके आसपास है, उसको बनने के लिए एक प्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ है। प्रोडक्शन का मतलब ही होता है दोस्तों बनना। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? बनना। तो प्रोडक्शन होता है जिसके बाद वो आप तक पहुंच पाती है चीज। The resources or inputs used in producing goods and services are called factors of production। ये है असली डेफिनेशन। भैया यहां पे ना एक चांद सितारे हैं, बिल्कुल एकदम सितारा लगा देते हैं। ये देखो, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। The resources or inputs used in producing goods and services are called factors of production। तो किसी भी चीज को बनाने में या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में जो रिसोर्सेज या इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक पेंसिल बनानी है, तो उसके लिए मुझे लकड़ी की जरूरत होगी। लकड़ी मेरा एक रिसोर्स है, आवश्यकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये लकड़ी अब कहां बनेगी? एक मुझे फैक्ट्री भी तो चाहिए। घर पे थोड़ी पेंसिल बना दूंगा छील छील के, चलो मैंने बना भी दी, एक बना दूंगा। तो एटलीस्ट आई नीड अ प्लेस वेयर आई कैन वर्क, आई नीड टूल्स जिससे मैं काम करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के काम आएंगी, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। ठीक है। अब आप कहोगे आदि भैया ये तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं। बेटा हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे कुछ कैटेगरीज में। ये देखो, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन है आदि भैया? ये कहां से आ गया? ये क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? देख बेटा, ये आदि भैया का फंडा है ना। आदि भैया का फंडा है ये चैप्टर में जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे आज के बाद, ये गारंटी है। कैसे नहीं भूलोगे? क्योंकि ये देख रहे हो पिंक कलर का बनी, इसने हाथ में क्या पकड़ा है सर? इसने हाथ में एक ठो सेल पकड़ा है। क्या पकड़ा है? एक सेल, है ना। ये क्या है? ये सेल है। और अगर तुम्हें सेल समझ में आ गया तो समझो तुम्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए। बेटा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहला सी, दूसरा ई, तीसरा एल और चौथा भी एल। अब ये क्या है CELL? आओ देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कैपिटल। कैपिटल यानी कि पैसा। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें
पैसे की आवश्यकता है। एंड बाय मनी वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मनी कि भैया हाथ पैसा, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है चाहे प्रॉपर्टी ले लो, एसेट्स ले लो, जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है मॉनेटरी, तो क्या लिखा है, मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड ड्यूरेबल एसेट्स, जैसे कि मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, मनी, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपके कैपिटल में आती हैं। तो अगर आपको कोई भी कंपनी बनानी है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है, सो यू नीड कैपिटल। अब इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम इस बॉटल का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लगातार पूरे चैप्टर में इस बॉटल के प्रोडक्शन से समझेंगे कि सपोज करिए एक फैक्ट्री है जहां पर ये बॉटल्स बनाई जाती हैं। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल यानी कि सबसे पहले मुझे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एक पैसा चाहिए जाके मैं फैक्ट्री लगा सकूं। फैक्ट्री लगा ली, चलो मानो फैक्ट्री मैंने दिल्ली में लगा दी। अब फैक्ट्री में मुझे बहुत सारी मशीनें चाहिए जो प्लास्टिक को पिघला के ऐसी बॉटल बनाएंगी। तो मैंने क्या करा, वो मशीनें भी खरीदी, उसमें भी पैसा लगा। तो सारी चीजें जिनमें मुझे पैसा लगाना पड़ रहा है, आई एम पुटिंग माई मनी, ताकि मैं ये सेटअप कर सकूं और इसका प्रोडक्शन कर पाऊं, विल बी अ कैपिटल, है ना, ये सब कैपिटल है। तो अब आपको समझ में आया कि हाँ ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो है, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहां से होगा। कैपिटल प्रोडक्शन दोनों जुड़े हुए हैं, बड़ा आसान सी बात है। दूसरा आता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये तो कुछ नया टर्म है आदि भैया, ये तो कुछ आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या बेटा, समझ, विजन, रिस्क टेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब जो है ना ऑफ अदर फैक्टर्स टू क्रिएट अ बिजनेस। तो अंदर एक एबिलिटी है एंटरप्रेन्योरशिप, एक ऐसी एबिलिटी जो इंसान को रिस्क लेने पे मजबूर करती है, एक ऐसी एबिलिटी जो इंसान को विजन देती है कि आप कितनी दूर का देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सोचो, आज से कई साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसने सोचा कि मैं एक ऐसी कंपनी बना दूंगा जिससे हम बहुत कम दामों में, सस्ते दामों में भारत नहीं, पृथ्वी से मार्स पे जा पाएंगे। कौन था ये आदमी, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही, इलॉन मस्क। तो ये विजन है, ये विजन है, मैं ऐसी कार बना दूंगा जो अपने आप चलेगी, जिसमें इंसान को ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, बैठेगा आराम से और गाड़ी अपने आप चलेगी। बना दी, ये विजन था। और उसके बाद रिस्क लिया, पैसा लगाया, बना दी। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया? मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा और चौथा, लैंड और लेबर। लैंड मतलब जमीन। देखो भैया, तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, जैसे कि लैंड, मिट्टी, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमारे तीसरा फैक्टर है। इसको हमने लैंड की कैटेगरी में डाल दिया। तो अगर मुझे सपोज करिए ये बनाने के लिए, अगर मुझे ये बॉटल बनाने के लिए किसी भी नेचुरल चीज की जरूरत है, तो वो सब भी एक फैक्टर है भैया। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं कैसे बना पाऊंगा। एंड चौथा है लेबर। लेबर मतलब काम, लेबर मतलब वो जो ईंटा ढोते हैं, नहीं बेटा, वो लेबर की बात नहीं हो रही। लेबर वर्ड का, लेबर शब्द का मतलब होता है मेहनत या काम, है ना, हिंदी में बोले तो फिजिकल और मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन इंक्लूडिंग स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। तो फिजिकल या मेंटल मेहनत जो करी जाए, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, जिसमें क्या क्या आ जाता है, ध्यान से देखो, जिसमें आपकी स्किल्स आती हैं। अभी स्किल्स हमने सुने ही हैं, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है स्किल्स होती क्या है। नॉलेज आती है और आपकी एबिलिटीज आती हैं, ठीक है। तो हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गए। अभी हमने बहुत इंट्रोडक्शन लिया है, अब इनके बारे में डिटेल में घुसेंगे अंदर, ठीक है, और डिटेल में जाएंगे। अब इसके साथ साथ इनका एक भाई भी है, इनका भाई है, फैक्टर्स का भाई है फैसिलिटेटर, एफ स्क्वायर, याद रखना, फैक्टर्स का भाई है फैसिलिटेटर। तो 4 फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर मतलब इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। इन 4 फैक्टर्स में से एक भी फैक्टर गायब हुआ, प्रोडक्शन ठप, धंधा बंद, बिजनेस बंद, फैक्ट्री पे लग जाएगा ताला। लेकिन इन्हीं का एक भाई है। अब ये भाई है बदमाश। ये बदमाश ऐसा है कि अगर ये काम में आ जाए तो दुनिया पलट के रख देगी, लेकिन ये है आलसी, मतलब हो सकता है ये ना भी आए काम पे। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी एक फैसिलिटेटर है, यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो भैया आपके बल्ले बल्ले आपका काम बहुत ऑटोमेट हो जाएगा, बहुत तेजी से फैक्टर्स आपके प्रोडक्शन के बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
काम तब भी चलेगा, धंधा बंद नहीं होगा, फैक्टर रुकेंगे नहीं, लेकिन स्लो होगा काम। समझ में आया? तो फैक्टर्स क्या चीज है? ये चार है। और फैसिलिटेटर क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इज द फैसिलिटेटर। क्लियर? चल बेटा आगे बढ़े। पहला, सबसे पहले बात करते हैं लैंड एज अ फैसिलिटेटर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम बोल रहे हैं लैंड, दैट डज नॉट मीन ओनली जमीन, कि भैया जमीन चाहिए फैक्ट्री डालने के लिए, नहीं बेटा, और भी चीजें हैं। ये जो वर्ड है लैंड, इसका इकोनॉमिक में जो मतलब होता है उसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे कि सॉइल और फॉरेस्ट, वाटर एंड एयर, सनलाइट, मिनरल्स एंड मेटल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। ये सारी ही चीजें हम लैंड की कैटेगरी में रखते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, है ना। बाकी सब्जेक्ट में आप देखो तो लैंड का मतलब जमीन, धरती, लेकिन इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं, अब ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स में हमें जब भी वर्ड आएगा लैंड तो हमें समझना है कि उसकी बात हो रही है इन सारी चीजों की, सारे नेचुरल रिसोर्सेज की। बिजनेसेस ईदर परचेजेस द रिक्वायर्ड लैंड और पे रेंट टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जमीन की अगर बात कर ही रहे हैं तो यूजुअली बिजनेसेस क्या करते हैं, या तो जमीन को खरीद लेते हैं, या फिर उसको किस पे ले लिया जाता है, रेंट पे, किराए पे ले लेते हैं, लीज पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक है रिलेटिव दूर के, उन्होंने अभी क्या हुआ, एक स्कूल खरीदा। तो उन्होंने स्कूल कैसे खरीदा? उन्होंने स्कूल को 100 साल की लीज पे लिया है। कितने? 100 ईयर्स की लीज पे लिया है। तो ये स्कूल परमानेंटली उनकी जमीन नहीं हो गया, 100 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, 100 साल के लिए आपका है, 100 साल बाद ये वापस जिसका मालिक जो था उसके पास वापस चला जाएगा। समझ में आया? अब वो चाहे तो 100 साल के बीच में कभी भी इसको खरीद ले, वो अलग चीज है, लेकिन अभी के लिए उन्होंने लीज पे लिया है, जिसे कहते हैं लीज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम बात करें दूसरा, हमारा सेकंड, जो कि है लेबर। और लेबर इस चैप्टर का फेवरेट टॉपिक है। हम इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ रहे हैं वो लेबर के बारे में ही पढ़ेंगे। लेबर मतलब याद है ना, लेबर मतलब वो नहीं है, लेबर मतलब यहां पे डिफरेंट है, मेहनत। सो लेबर में हम बात करते हैं ह्यूमन एलिमेंट की। देखो ह्यूमन एलिमेंट क्या क्या है, पहला है तो फिजिकल और मेंटल एफर्ट। तो भैया लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल स्ट्रेंथ, भाई आपको मेहनत काम करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, सामान उठाना पड़ेगा, कुछ फिजिकल काम करना पड़ेगा, उसके साथ साथ मेंटल कैपेबिलिटीज भी चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, चीजों को बना सके या सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बेसिकली पूरी दुनिया में जो बिजनेस है दो चीजों पर चलता है, इधर यू क्रिएट अ प्रोडक्ट, है ना। दुनिया में दो ही तरीके की कंपनीज हैं, या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, है ना, ये वो कंपनी है जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, है ना, या फिर आप सोचे टाटा हो गया, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं दोस्तों जो सर्विस बेस्ड हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट कुछ नहीं बनाते हैं लेकिन ये कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कौन सी सर्विस हो गई, अब ध्यान से देखो एग्जांपल, जैसे कि यहां हो गया हमारा टीसीएस, है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये क्या करते हैं, दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये दूसरों के लिए एक सर्विस है, कोडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखो तो आजकल आपने सुना होगा मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसीज, ये क्या करती हैं, ये अलग अलग कंपनीज के लिए मार्केटिंग करती हैं। इन्फ्लुएंसर एजेंसी सुना होगा आपने, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये सब क्या है, ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। और प्रोडक्ट बेस्ड में आपकी हजारों कंपनियां आप लिस्ट डाउन कर सकते हो, गाड़ी की कंपनियां, बाइक की कंपनियां, घर की कंपनियां, सब जिनका एक फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, आपको दिखता है, वो सब क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड है। राइट, सिंपल। चलो, अब फिजिकल किसी भी ऑफिस में अगर आप देखें तो दोनों तरीके का काम हो रहा होगा। एक बंदा होगा जो फिजिकली काम करता है, जैसे अब आप हमारे ऑफिस में भी देख लीजिए, इवन इन आवर ऑफिस ऑल्दो सब टीचर्स हैं। जैसे मान लो मैं टीचर हूं, हमारे साथ जो आईटी टीम है, अब मैं टीचर हूं, मैं फिजिकली मेहनत कर रहा हूं, मैं चीख चीख के पढ़ा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, है ना, ये मेरा काम है। लेकिन वहीं पे आईटी टीम बैठी है, जिनका काम क्या है, उनको चीखना, चिल्लाना, बोलना, चलना फिरना नहीं है। उनका काम है बैठो, लैपटॉप पे काम करो, अपना दिमाग को यूज करके। सो यहां पे सारा काम कैसा है, मेंटल काम है, मेंटल। समझ में आ रहा है, मेंटल आपका स्ट्रेंथ काम में आ रही है। दूसरा है डाइवर्स कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं अलग अलग फील्ड की, तो कारपेंटर, फार्मर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन के थ्रू। भाई मेरी स्पेशलाइजेशन है पढ़ाना, अगर अभी आप मुझे भेज दोगे एक हॉस्पिटल में और किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या मैं कर पाऊंगा?
मैं नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छे ऑपरेशन करता है, जरूरी नहीं है कि आप उससे कहो सॉफ्टवेयर बना दे तो वो बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। वाई? बिकॉज हम सब के पास अपना अपना स्पेशलाइज्ड स्किल सेट है कि नहीं? हम सब किसी न किसी एक स्किल को लेके उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। समझ में आ रहा है? और इसी से अब हम एक अगले थर्ड वर्ड पे आते हैं, स्किल। व्हाट इज स्किल? तो स्किल क्या है बेटा? द एबिलिटी टू डू एन एक्टिविटी और जॉब वेल विथ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। अगर आप किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते हैं और किसी भी चीज की ट्रेनिंग करते हैं और आप उस चीज में अच्छे हो जाते हैं, वही आपकी स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलना, गाना गाना, डांस करना, टीचिंग करना, मेडिकल प्रोफेशन, कोई भी दुनिया का काम है, अगर आप उसमें ट्रेनिंग करेंगे, स्किल करेंगे, तो आप उसमें क्या हो जाएंगे? डेवलप, स्किल्ड हो जाएंगे। बच्चे कहेंगे सर जी हमारी भी स्किल है, हमारी स्किल है पूरे दिन रील देखना, मैं शानदार रील देखता हूं, आई एम अ रीलर। है जी बेटा, ये सब स्किल से कुछ नहीं होगा। कुछ अच्छी ढंग की स्किल पकड़ लो तो ही कुछ जीवन में बनेगा। ठीक है? एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, मैंने इंजीनियरिंग करी है। ठीक है? मेरे साथ के जो दोस्त हैं वो सब बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं। आई शिफ्टेड इनटू टीचिंग बिकॉज मुझे पसंद है। तो बताना ही चाहता हूं कि मैं उनसे मेरी बात होती रहती है। सो द इकोनॉमी राइट नाउ इज कि आप जब बड़े होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जीरो वैल्यू होगी डिग्री की। बाय द टाइम यू विल ग्रो अप एंड बिकम लाइक मी, मेरी उम्र में आएंगे, तब तक दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्किल बचेगी। तो आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों को हायर कर रही हैं जिनकी स्किल बहुत शानदार है, लेकिन वो देख भी नहीं रही कि इसके पास आईआईटी की डिग्री है, किसी छोटे कॉलेज की डिग्री है, किसी बड़े कॉलेज की डिग्री, फर्क नहीं पड़ता उनको। ऑल दे केयर अबाउट इज आर यू स्किल्ड इनफ? क्या आपके पास सही स्किल है? तो अभी से जो आप जीवन में करना चाहते हैं उसको ढूंढो। उसके लिए क्या स्किल चाहिए, उस पर आज से काम करना शुरू कर दो। आप मानोगे नहीं, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं दोस्तों, जो अभी इस उम्र में आपके बराबर 8th क्लास में है एंड ही इज अर्निंग मोर देन 2 लाख रुपीज अ मंथ। उसने 3-4 लाख का तो अपना सेटअप बनाया है। बाय डूइंग व्हाट? बाय डूइंग वीडियो एडिटिंग, बिकॉज ही हैज बीन डूइंग वीडियो एडिटिंग फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। जब वो 5th क्लास में था तब से एडिटिंग सीख रहा है, और अब वो यूएस के क्लाइंट्स, दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए वीडियो एडिटिंग करता है एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। उसने अपने अंडर लोगों को हायर करा हुआ है एंड ये मेरा स्टूडेंट है। सो आप देख लो कंपटीशन कितना हाई है। भैया स्किल पकड़ो और मेहनत करना शुरू कर दो। आगे बढ़े, चल बेटा। ह्यूमन कैपिटल वर्सेस लेबर, इनमें कुछ डिफरेंस होता है क्या? लेबर और ह्यूमन कैपिटल सेम है? बिल्कुल नहीं है बेटा। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, है ना? हम जब बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की, कैपिटल मतलब तो आदि भैया पैसा था, नहीं। एक्चुअली यहां पे जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि इंसान का जो दिमाग है, इंसान की जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल्स है, वो हमारे लिए कैसे काम में आ रही है। refers to the specialized skills, knowledge, abilities and expertise required to perform that labor। तो लेबर क्या है? लेबर तो वो काम है, जैसे कि टीचिंग। अब टीचिंग इज अ लेबर, राइट? आईटी सॉफ्टवेयर बनाना इज अ लेबर, घर बनाना इज अ लेबर, एक टेबल बनाना इज अ लेबर। नाउ अब ये करने वाले की स्किल है, वो उसे कितने बेहतर तरीके से करेगा, है ना? अब भाई मेरी स्किल है पढ़ाना, मेरी स्किल है पढ़ाना, मेरे को मजा आता है पढ़ाने में, मेरा पैशन है, एंजॉय करता हूं मैं पढ़ाना, हेंस ये मेरी स्किल है, ये मेरी एक्सपर्टीज हो गई है, आई एम अ टीचर नाउ, राइट? तो ह्यूमन कैपिटल इज नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट्स ऑफ लेबर। ह्यूमन एफर्ट सिर्फ ये नहीं है कि भैया एक इंसान, देखो एक नॉर्मल चलता है, एक बंदा उठाओ, उससे कहो आओ भाई ह्यूमन कैपिटल पढ़ा दो, वो पढ़ा देगा। ह्यूमन कैपिटल, देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है दोस्तों? रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज, पढ़ देगा वो पूरा, क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा ना पढ़ाने में। लेकिन अब मैं आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मेरे को मजा आ रहा है पढ़ाने में, मैं आप लोगों से कनेक्ट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कैमरे के थ्रू, है ना? तो ये फर्क है, दिस इज द डिफरेंस। तो भैया एक होता है सिर्फ काम करना, एक होता है काम करना नहीं, क्वालिटी के साथ, एफिशिएंसी के साथ काम करना। एंड वो जो व्यक्ति होता है ना, यही आज के मार्केट में भैया राजा है, यही पैसा कमा रहा है आज के मार्केट में। लेबर क्या है? लेबर रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल या मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो किसी भी काम को करने में जो सबसे बेसिक मेहनत लगती है वो है, जैसे कि अब आप सोचो कि भैया यहां पे एक टेबल रखी है, इस टेबल को बनाना
एक हो गया बनाना कि कोई भी बस बना रहा है, एक होता है स्किल्ड, माहिर कारीगर बना रहा है, वो शानदार टेबल बनाएगा एकदम फिनिशिंग के साथ। अभी मैं बनाने में लग जाऊं, मैं कैसे बनाऊंगा, टेढ़ी मेढ़ी, कहीं कील हाथ में घुस गई, कभी हथौड़ा हाथ में लग गया, कभी टेबल कहीं से मुड़ गई, ऐसी चीजें होंगी। चलो अब बात करते हैं फैसिलिटेटर्स। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था फैक्टर्स के भैया है फैसिलिटेटर। तो अब हमने उसमें एक फैसिलिटेटर पढ़ा था टेक्नोलॉजी। ऐसा ही एक नहीं है, और भी है। जैसे कि यहां पे है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या भाई, किसी भी व्यक्ति को अगर आप सही शिक्षा दो, सही ट्रेनिंग दो, तो वो किसी भी चीज में माहिर हो सकता है। दिस इज नॉर्मल, राइट? ये सिंपल सी बात है। तो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स गेन नॉलेज स्टार्टिंग विद बेसिक लिटरेसी एंड एक्सटेंडिंग टू एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फील्ड्स। देखिए आज हम स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल में शुरुआत होती है, देखो स्कूल में तो वैसे अब कुछ फायदा नहीं होता, रियलिटी बताऊं तो खैर उसको छोड़ते हैं, ठीक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक हटाओ, इधर बात सुनो। स्कूल में जाके आप शुरुआत करते हो बेसिक सीखने से, ABCD 1 2 3, है ना, ये सब शुरू करते हो, और वहां से लेके सोचिए आप इतनी नॉलेज गेन करते हो दैट यू मे बिकम अ MD डॉक्टर और अ सुपर साइंटिस्ट, या फिर आप बन जाओ आर्मी में कोई लेफ्टिनेंट मेजर, या फिर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी के CTO बन सकते हो। कुछ कितनी चीजें आजकल AI, लोगों ने, कंपनियों ने AI बनाना शुरू कर दिया है। सो कितने ऑप्शन है करने को, कितनी चीजें हैं, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो आप देखिए, आप रोड पे जाइए, आपको देखिए दो तरीके के लोग दिखेंगे। एक वो है जो आम जनता, भाई कोई जिसको जो सामान जो आ रहा है वो वही कर रहा है, चाय बना रहा है कोई, कुछ लोग तो आज के समय में सिर्फ भीख मांग रहे हैं, है ना। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एक्चुअली मजबूर हैं, एक्चुअल लोगों, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने इसको एक बिजनेस बना दिया है, काला धंधा है। पता है ना आपको आजकल क्या होता है, पूरे पूरे माफिया चल रहे हैं, बेगिंग माफिया, भीख मांगने वाले, काम नहीं करना है, भीख मांगनी है। वहीं पे सही एजुकेशन, सही ट्रेनिंग के साथ लोग क्या नहीं कर सकते यार, है ना, क्या नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग मींस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। तो ये जो प्रोसेस है किसी चीज को सीखने का, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। अगर आप क्रिकेट में अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको एवरी डे ट्रेनिंग करनी होगी, है ना। विराट कोहली हैज बीन ट्रेनिंग फ्रॉम एट व्हाट एज, कमेंट करके बताओ कौन सी उम्र से विराट कोहली ट्रेनिंग कर रहा था, बताओ। चलो नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर। अच्छा, इसको हम क्या, इसको ज्यादातर दुनिया इग्नोर करती है। हमें लगता है हेल्थ केयर से क्या फर्क पड़ता है भैया, हेल्थ केयर, हेल्थ चाहे जैसी भी हो, इंसान अगर स्किल्ड है तो काम कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट इज के गुड हेल्थ सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो अब आपका ब्रेन बेटर काम करेगा, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, चीजें सीख पाएंगे। अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड लर्न बेटर, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। वर्कर्स आर एबल टू गिव देयर बेस्ट फिजिकली एंड मेंटली व्हेन दे आर साउंड बॉडी। तो जो लोग अपनी हेल्दी बॉडी में होते हैं वो अपना बेस्ट दे सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मतलब बॉडी में, तो अब आपका ध्यान, दिमाग लगेगा ही नहीं काम पे, समझ रहे हैं आप। तीसरा फैसिलिटेटर क्या है हमारा, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, जिसे हम सिंपल भाषा में कहें तो, बहुत इजी भाषा में कहते हैं, हमारी संगति। हमारी संगति कैसी है इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, मम्मी पापा बचपन से सिखाते आ रहे हैं अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छा करोगे। इसके ऊपर तो इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी, मतलब मैंने जब सेल्फ हेल्प पढ़ना शुरू करा, देन आई केम अक्रॉस अ कोट, और वो कोट ने मेरी लाइफ बदल दी। द कोट सेड, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां सबसे समझदार व्यक्ति आप ही हैं, तो आप गलत कमरे में बैठे हैं, क्योंकि अंधों में काना राजा होने से कोई फायदा नहीं है। ऑलवेज बी विद पीपल जिनसे आप सीख सकें। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाए जो अपने लाइफ में कुछ गोल्स रखते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। समझ रहे हैं आप? डू यू गाइज नो अबाउट द पेपैल माफिया? सो एक ऐसी कंपनी बनाई पेपैल कुछ लोगों ने, जिसमें 7-8 लोगों में, सब में इतना बड़ा विजन था कि जब ये कंपनी अलग अलग हुई, जब ये सारे फाउंडर अलग अलग हुए, इन सब ने $1 बिलियन कंपनी बना दी। ये होता है दिमाग, है ना, ये होता है सही संगति। इनफैक्ट अब हम थोड़ा छोटे लेवल पे बात करें तो कल्चर, जैसे जापान में एक काइजन नाम का कल्चर है, बड़ा अच्छा कल्चर है। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। या फिर जर्मन में वर्क एथिक, मतलब कुछ देश ऐसे हैं जो अपने कल्चर में इन्होंने डाल दिया है कि भाई देखो जर्मन है हम लोग, और हम क्या करते हैं, हम हमेशा मेहनत से काम करते हैं, वर्क एथिक है हमारा। इंडिया में वर्क एथिक के नाम पे क्या हो रहा है, करप्शन। Indians are now getting popular for what?
बैड सिविक सेंस और करप्शन इस चीज के लिए। तो ये कल्चर भी बड़ा मैटर करता है। अगर कल्चर अच्छा है किसी देश का, आप एक एरिया का, तो बड़ा अच्छा है। जैसे आपने सुना होगा भाई, यूजुअली जो अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, मान लो कोई स्कूल है जैसे आईआईटी देख लो। अब आईआईटी क्या कॉलेज है, आईआईटी का एक कल्चर हो गया है। अब फर्क नहीं पड़ता वहां पे बच्चा अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है, वो आईआईटी जाते ही एक आईआईटी के कल्चर में बंध जा रहा है। और आईआईटी का कल्चर ही ये कहता है कि भैया वहां पे हर बंदा मेहनत कर रहा है, तो आपको भी करनी पड़ेगी, और आप भी मेहनत करोगे तो आप भी बढ़ जाओगे। तो बात यह आईआईटी की नहीं है, आईआईटी के कल्चर की है। समझ में आ रहा है? तो कल्चर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस। चलो अब लास्ट में बात करें चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। भारत में ह्यूमन कैपिटल, भारत का जो अगर आप देखें तो भारत में ज्यादातर लोग क्या है, गरीब है, पुअर है, या फिर ऐसी चीजों में काम कर रहे हैं जिसमें ज्यादा स्किल चाहिए नहीं। सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या फिर मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल लोअर ग्रेड जो जॉब्स होती है, ज्यादातर इंडिया इन्हीं जॉब्स में काम कर रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी जॉब्स कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो भैया डिस्पाइट प्रोग्रेस इन मेनी एरियाज, इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हमारे देश में अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हो पा रही। जैसे चाइना, जापान, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पहला, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भैया हमारे देश में लिटरेसी रेट ही खराब, मतलब बेसिक्स में गड़बड़ है। बेसिक्स है ना, अगर ये पूरी पहाड़ है तो पहाड़ का जो रूट नीचे है ना, यहां ही गड़बड़ है, फाउंडेशन गड़बड़ है। क्यों? लिटरेसी नहीं है, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। पढ़ना लिखना जिसे नहीं आएगा वो क्या स्किल सीखेगा, वो क्या कर पाएगा ना? बहुत बेसिक ही तो कर पाएगा। तो एडल्ट लिटरेसी रेट इंडिया में 85% है मेल्स का और 70% फीमेल का है 2023 में। मतलब पूरे भारत के लोग तो अभी पढ़े ही नहीं हुए। उसके अलावा स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से, गरीबी की वजह से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता भारत में। अब ये जो बच्चे पढ़ नहीं रहे क्या करेंगे? छोटी मोटी दुकानें खोलते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, ऐसे अपना घर चलाते हैं। तीसरा, स्किल गैप्स इन द वर्कफोर्स। भैया इंजीनियर्स तो बन रहे हैं इंडिया में, क्या इंजीनियर्स तो बन रहे हैं, स्किल है ही नहीं। बीटेक की 4 साल की डिग्री आ गई, और किसी व्यक्ति से कहा, सोच के देखो, एक कंपनी है, मैं जानता हूं, ठीक है, मेरा एक है फ्रेंड, उसकी कंपनी में एक बंदा इंटरव्यू देने आया। उस इंटरव्यू में आप सोचिए उसने लिखा है कि मैं बीटेक इंजीनियर हूं। ठीक है, आप इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, आपसे कहा गया एक्सेल पे एक टेबल बना दो, और उस बंदे ने कहा सर मुझे याद नहीं है। अब आप कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन दैट? एक बंदा इंजीनियर है, उसको एक्सेल नहीं चलाना आ रहा। तो ये स्किल गैप है कि भैया स्कूल कॉलेज ऐसे खुल रहे हैं, थोक के भाव में कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है, डिग्री बांटी जा रही है, डिग्री दी जा रही है, राइट? तो स्किल गैप है वर्कफोर्स में। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर नहीं है। अच्छी हेल्थ केयर के लिए हमारे देश में कंपटीशन करना पड़ता है। इंडिया इज अ कंट्री जहां पे एजुकेशन इज अ कमोडिटी। यहां पे एजुकेशन को या तो खरीद सकते हो आप अच्छे पैसे देके, या आपको बहुत मार काट कंपटीशन को पार करके अच्छे एजुकेशन लेना पड़ता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है, तो आप, हो सकता है आपको अच्छी एजुकेशन ना मिल पाए। आई एम सॉरी टू से दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। यही हो रहा है कि नहीं? या तो आप बहुत अच्छे पैसा लगाओ, अच्छे कॉलेजेस में चले जाओ, प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस। गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस के लिए एक्सट्रीम कंपटीशन है, एक्सट्रीम। इसके अलावा एक चीज है प्रोडक्टिविटी। आजकल ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, है ना? मुझे अच्छे से पता है भैया, एकदम इंस्टा चलाते हो, ये सब बहुत नॉर्मल वर्ड्स हैं। प्रोडक्टिविटी, so what is productivity? Productivity is the ability to do more in a particular time or period. तो कम समय में ज्यादा काम अचीव करना, इसी स्किल को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। आजकल आपको बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सेल्फ हेल्प गुरुज जो हैं ये समझाते हैं कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि कम समय, 1 घंटे 2 घंटे बैठे हैं, लेकिन पढ़ाई उतनी कर रहे हैं जितना एक आम बच्चा 7 से 8 घंटे में पढ़ रहा है, उतना आप 2 घंटे में पढ़ रहे हैं। इसी स्किल को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 65% पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35 इयर्स। दिस यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में हेल्प द कंट्री रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये कैसी खराब चीज है ना, सोच के देखिए, इतना बढ़िया चीज है हमारे पास, हमारे देश में 65% जनता 35 साल से कम उम्र की है, फिर भी हमारे देश में इकोनॉमिक लेवल उतना हाई नहीं जितना बाकी देशों का है ना? ऑलरो हम कर रहे हैं ग्रो, हमारी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी भी स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा। स्किल डेवलपमेंट पे काम बेटा तब शुरू होगा जब हम रूट लेवल पे जाएंगे और एजुकेशन की ग्रास रूट पे काम करेंगे। जब तक बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, तब तक ऊपर जाके वो कुछ नहीं कर सकता, है ना? किसी आप
30-35 साल के बंदे को बोलो एकदम शुरू से आप शुरू करो, वो नहीं कर पाएगा आप, है ना। अब टाइम नहीं है, उसकी एज नहीं है। अब हम इंडिया की एंशिएंट स्किल कल्चर की बात ही कर रहे हैं, तो आपको पता है इंडिया में हमेशा ऐसा नहीं था। ये तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारा पूरा कल्चर बर्बाद कर दिया, उन्होंने पूरे इकोनॉमिक तरीके से हमारे देश को ड्रेन कर दिया, निचोड़ लिया, लूट लिया। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। आपको पता है भारत के कल्चर की अगर आप बात करें, जैसे अभी हम जर्मन कल्चर, चाइनीज कल्चर की तारीफ कर रहे थे, जापानीज कल्चर की, डू यू नो व्हाट इज द कल्चर इन इंडिया अबाउट वर्क? आपका दिमाग फट जाएगा। पूरी दुनिया हमसे सीखती है, हम उनसे नहीं सीख रहे हैं। हमें बस अपना कल्चर समझना है। हमारा कल्चर ये कहता है दोस्तों, लिटरली कर्म ही पूजा है, काम को पूजा का दर्जा दिया है हमारे इस कल्चर में। एंशिएंट इंडियंस वर्क was a form of expressing their nature and striving for perfection and offering to the deity or the receiver. तो भगवान की एक पूजा अर्चना करने का एक माध्यम बनाया गया है हमारे इस कल्चर में अपने काम को। क्या आपको अपने काम को इतनी श्रद्धा से, इतनी लगन से करना है जैसे आप ये अपने भगवान के लिए कर रहे हैं। The tools, a type of technology used were worshipped. जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये मूर्तिकार है, मूर्ति बनाते हैं, तो ये जिस चीज से मूर्ति बनाते हैं, हथौड़ा, छेनी, इसकी पूजा होती है ना। इनफैक्ट आज भी भारत में विश्वकर्मा दिवस, विश्वकर्मा पूजा की जाती है, जिस दिन मशीनों की, टूल्स की पूजा की जाती है। ये है हमारे देश का कल्चर। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कला एंड विद्या। हमारे देश में ये कला, आर्ट और विद्या, नॉलेज का कॉन्सेप्ट आज नहीं, बहुत साल, बहुत एंशिएंट है, बस हम भूल गए हैं। The शिल्प शास्त्र are ancient text containing detailed design guidelines on sculptures, painting, building, wooden items and jewelry. इंडिया के आर्ट को ऐसी मजाक में नहीं लेते। हमारे देश में शास्त्र लिखे हुए हैं जो शास्त्र बताते हैं कि अगर आपको स्कल्पचर बनाने हैं, पेंटिंग बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, वुडन आइटम बनाने हैं या ज्वेलरी बनानी है तो कैसे बनानी है, इसके ऊपर डिटेल्ड शास्त्र लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और है बेटा, एंशिएंट इंडिया की टेक्नोलॉजी है शिप बिल्डिंग। ये क्या करते थे आप सोचिए, लकड़ी के जो ये होते हैं ना लॉग्स, लकड़ी से लकड़ी को आपस में सिल देते थे और उससे शिप बना देते थे, ये जहाज, पानी का जहाज। तो भैया इंडिया में 2000 साल पहले ये यूनिक टेक्नोलॉजी चलती थी जहां पे शिप्स को बनाया जाता था। ठीक है, अब शिप्स को क्यों यूज करते थे? व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अलग अलग कंट्रीज में जा जाके। अब ये टेक्नोलॉजी में क्या होता था, वुडन प्लैंक को स्टिच कर दिया, सिल दिया जाता था यूजिंग कॉर्ड इंस्टेड ऑफ नेल्स। तो भैया यहां पर सुई, जो आपके कॉर्ड, जो नेल होते हैं ना, नेल यानी कि आपकी कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि बड़ी बड़ी लोहे की रॉड या मोटे मोटे धागे, इनसे बांध दिया जाता था। ये टेक्निक अब बहुत खत्म हो चुकी है क्योंकि यूरोपियंस भारत आ गए और वो अपने बनाए हुए शिप लेके आए और उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लास्ट हम बात करें दोस्तों कैपिटल। अच्छा, अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप भी बचा है। तो कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो भाई देखो 3 तरीके का कैपिटल हो सकता है। फिजिकल कैपिटल यानी कि आपकी वो चीजें जो फिजिकल हैं, जैसे मशीन, टूल, इक्विपमेंट, व्हीकल, कार, सब चीजें जो आपके बिजनेस के लिए नेसेसिटी है। दूसरा है फाइनेंशियल कैपिटल, जैसे कि पैसा जो आपको चाहिए किसी चीज को परचेस करने के लिए, अपने सैलरीज देने के लिए। और तीसरा है सोर्स ऑफ कैपिटल, पैसे का सोर्स कहां से है। सोर्स क्या हो सकता है, देखो पर्सनल सेविंग्स हो सकती हैं, फैमिली की सेविंग्स हो सकती हैं, बैंक के लोन हो सकते हैं, या स्टॉक मार्केट हो सकता है। जैसे अभी आपको पता है हमारी कंपनी फिजिक्स वाला, अब क्या हो गया, एक आईपीओ हो गया, फिजिक्स वाला का आईपीओ आ गया, यानी कि आप फिजिक्स वाला स्टॉक मार्केट में आ गई। अब पूरी दुनिया के लोग फिजिक्स वाला कंपनी का कुछ हिस्सा ओन कर सकते हैं। अब वो पैसा जब वो शेयर खरीदेंगे कंपनी के पास आएगा, कंपनी उस पैसे को लगा के ग्रो करेगी और उस ग्रोथ से वो सारे लोग जिनके पास ये हिस्सा है वो भी कमाएंगे। समझ में आया? इसी में 2 टॉपिक और आते हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट क्या होता है, देख बेटा, कि अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसे लिए, अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बोरोअर ऑफ अ लोन टू द लेंडर यूजिंग देयर मनी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। क्या हुआ, मान लो कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए, आपका जो भी नाम है, मैंने आपसे 100 रुपए लिए और आपने कहा आदि भैया 100 रुपए तो ले रहे हो लेकिन मैं 5% का इंटरेस्ट लगा रहा हूं पर ईयर। मैंने कहा ठीक है बेटा, 2 साल में अगर मैंने वापस करा तो मैंने कहा ले भाई तेरे 100 रुपए। तो आप कहोगे अरे आदि भैया क्या मजाक है, वो इंटरेस्ट कहां गया? तो मैं पूछूंगा कितना हुआ, तो कहे तो आप बताओगे बेटा बड़ा सिंपल है आदि भैया कि 100 रुपए पे 5% यानी कि 5 रुपए, और 2 साल के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो भैया 10 रुपए का इंटरेस्ट, तो यानी कि मुझे 110 रुपए वापस करने हैं। इसमें ये जो 10 रुपए है ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तुम जानते हो यार, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सब पढ़ चुके हो। डिविडेंड क्या होता है ये नहीं पता होगा कईयों को। डिविडेंड क्या होता है, अब सिंपल है, मान लो फिजिक्स वाला एग्जांपल ले लो, फिजिक्स वाला कंपनी है, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर हैं,
हजारों लोगों ने हमारे शेयर्स ले रखे, लेकिन कुछ ने सर्टेन नंबर से ज्यादा शेयर ले रखे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट, अब मैं इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, लेट सपोज मैंने, मेरी कंपनी फिजिक्स वाला ने 100 रुपए का प्रॉफिट बनाया, इस 100 रुपए के प्रॉफिट में से हमने, कंपनी ने डिसाइड करा कि चलो, अलग सर का दिल खुश हो गया, अलग सर ने कहा कि चलो 40% 50% हम क्या करेंगे, डिविडेंड अपनी शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। तो जब कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के पास आता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट बेस्ड ऑन कि उन्होंने कितने शेयर ले रखे, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर उतना बड़ा डिविडेंड आता है। तो एन अमाउंट ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट्स में से कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देती हैं, तो वो डिविडेंड होता है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है दोस्तों अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, या समथिंग, क्रिएट समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप है। एक एंटरप्रेन्योर एक वो इंसान होता है जिसका मेन काम है आइडिया लेकर आना, उसके साथ रिस्क लेना, उसके बाद जितने फैक्टर्स हमने बात करी प्रोडक्शन के उनको इकट्ठा करना, दिन रात मेहनत करना और अपने इस एक आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलना। समझ में आ रहा है? स्टार्टअप क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है विद लिमिटेड रिसोर्स। तो भैया जब कोई भी बिजनेस शुरुआत की स्टेज पे है, छोटी स्टेज पर है, तो वो स्टार्टअप है। और स्टार्टअप का मेनली टास्क होता है कि जल्दी ग्रो करना, है ना। स्टार्टअप्स ऐसे नहीं कि जैसे आप सोचो टाटा की बात करें, टाटा भैया जब खुली थी तब उनको ऐसी कोई स्टार्टअप का वो नहीं था, ऐसा नहीं था कि उन्हें अभी अगले 4 साल में एक्सप्लोर करना है, नहीं। लेकिन स्टार्टअप्स जो आजकल ये जो वर्ड आया है ना, इस वर्ड का मेन कोर ही ये है कि वो कंपनियां जो बहुत कम समय में ग्रोथ पाना चाहती हैं, जैसे कि जोमैटो, जैसे कि फिजिक्स वाला, ये स्टार्टअप्स है, दीज आर स्टार्टअप्स कि बहुत कम समय में बहुत हाइपर ग्रोथ इन्होंने पकड़ी है, ठीक है। चलो ऐसे ही अब हमने नाम लिया और आ गए। कहानी है दोस्तों आपके एनसीईआरटी में जेआरडी टाटा साहब की। तो जेआरडी टाटा, जिनका नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, ये वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं भैया। इन्होंने टाटा का मतलब, टाटा से बड़ा इंडिया में कोई एम्पायर है? हाँ, आप कहोगे सर रिलायंस है, अडानी है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो कंपनियां हैं बेटा, ये कंपनियां अपना 100% प्रॉफिट अपने पास रखती है, टाटा ऐसा नहीं करती है। तो इसके बारे में रिसर्च करोगे समझ जाओगे। टाटा इज अ ह्यूज एम्पायर, ह्यूज। 1904 में इनका जन्म हुआ था और ये क्या थे, टाटा ग्रुप के हेड बने। उसके बाद ये लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप बन गया कंट्री का। जेआरडी टाटा एक ऐसे इंसान थे जिनका विजन इतना भयंकर था, दिन रात मेहनत करते थे, ऑनेस्ट आदमी थे, जिन्होंने अपने बिजनेस को, हु बिलीव्ड बिजनेसेस शुड नॉट ओनली मेक मनी बट आल्सो हेल्प सोसाइटी। और इन्होंने ही टाटा को टाटा बनाया कि हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना, हमें भारत को आगे बढ़ाना है, हमारा काम है समाज की भी मदद करना, ये भी ये मानते थे, ठीक है। इनके अचीवमेंट देख लो, इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन शुरू करी जो आज के समय में एयर इंडिया है। इन्होंने टाटा ग्रुप को टाटा स्टील, टाटा कार, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स तक बढ़ाया। इनको दुनिया के अपने वर्कर्स की और अपने आसपास के लोगों की वर्किंग कंडीशंस की हेल्प करने के लिए माना जाता है। और इन्हें भारत रत्न मिला 1992 में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। समझ में आ गया? चलो अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल पर्पस। तो भैया साइंटिफिक नॉलेज जो है उसको आप यूटिलाइज करें प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, इसे ही कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डज नॉट ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग ओल्ड टेक्नोलॉजीज फॉर सम। देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि पुरानी चीजें हटाना। जैसे कि भैया अगर आप टेक्नोलॉजी देखें तो पहले मोटे पेट वाले टीवी होते थे, फिर क्या पतले टीवी आए और पतले, अब तो इतने पतले टीवी आ गए हैं पूछो ही मत, एकदम पतली स्क्रीन आ गई है। तो क्या हम रिप्लेस कर रहे हैं? लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। जैसे कुछ जगह अगर देखो पुली और व्हील बैरो एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है। जैसे ये देखो सिंपल टेक्नोलॉजी, ये भी आज आज तक चल रहे ना, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर रहा। क्या है इसमें? एक एक पाइप, एक किसी ने दिमाग लगाया कि भैया इतना सारा ईंटा उठाने कैसे जाए, ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना, क्या करें, एक टायर लगाया, उसके ऊपर एक कंटेनर लगाया, एक हाथ से लोहे पकड़ाया और बन गया। अब कितनी आसानी से हमने साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी हेल्प कर ली। ये क्या है? सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा हो सकती है मेडिकल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, इनके बारे में आप जानते हो। एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चर में हेल्प करे, मेडिकल जो मेडिकल में हेल्प करे, इंजीनियर आप ये बनाते हैं टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी फॉर नॉलेज एंड स्किल्स, देखो टेक्नोलॉजी क्या करती है? हेल्प करती है स्टूडेंट्स को आज के समय में नई चीज सीखने में। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कितना काम करा है देखो भैया। स्वयं पोर्टल, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है स्वयं, जहां पे बच्चे नई चीजें सीख सकते हैं। फ्री कोर्सेज होते हैं ग्रेड 9 के लिए, अगले साल ट्राई कर लेना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो मूक कोर्सेज चलते हैं, मेरे कॉलेज में भी चलते हैं। रोबोटिक्स, एक्वाकल्चर, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, ये सारे एक्स्ट्रा चीजें जो है ना,
एक्स्ट्रा कोर्सेज आप कर सकते हो, मूक कोर्स कहते हैं इन्हें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा एनसीएस, नेशनल करियर सर्विस, ये गवर्नमेंट ने नया पोर्टल बनाया, यहां जाके आप अपने करियर रिलेटेड चीजों पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। समझ में आया? अब ये फैक्टर्स कनेक्टेड कैसे हैं? आपको याद है ये सवाल था, ये सवाल था आ गया। तो भैया देखिए, ये फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी, ये सबको कंबाइन किया जाता है तभी तो कोई प्रोडक्ट बनता है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मैंने लैंड लिया तो भैया मेरी फैक्ट्री बन गई। नहीं, मुझे लैंड भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसके अलावा लेबर भी चाहिए, मुझे कैपिटल भी चाहिए, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी चाहिए। अगर इसमें से एक भी कम रह गया तो गई कंपनी। अगर मान लो सब कुछ है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है, बिजनेस चलाना आता ही नहीं है, 2-4 महीने पापा ने बिजनेस खुलवा दिया, उसके बाद मेरा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि मेरे अंदर तो वो स्किल ही नहीं थी ना बिजनेस वाली। उसके बाद आता है वेरिंग प्रपोर्शंस। तो भैया प्रपोर्शन हर फैक्टर का डिपेंड कर सकता है प्रोडक्ट पर। भाई कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पे लेबर इंटेंसिव होता है कि इंसानों से ज्यादा मेहनत करानी होती है, कुछ ऐसी होती है जो कैपिटल इंटेंसिव, जहां पे इंसानों की मेहनत कम, पैसा ज्यादा चाहिए। अब फॉर एग्जांपल भैया एक सोचो कि एक कंपनी बनानी है किसकी कंपनी बनानी है? मुझे कंपनी बनानी है, मान लो घर बनाने की, ठीक है, मेरी कंपनी है जो घर बनाती है, रियल एस्टेट है, यहां पे मुझे लोग चाहिए, बेहिसाब लोग चाहिए, बहुत लेबर चाहिए। वहीं पे मैं क्या बनाता हूं, मैं एक ऐसी दूसरी कंपनी है मेरी जो कि हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो कि कैंसर का इलाज करेगी। तो भैया एक मशीन बना दूंगा साल भर में, एक मशीन, तो भी मैं जीवन भर बैठ के खाऊंगा। वो एक मशीन बनाना ही टफ है, उसके लिए लोग कम चाहिए लेकिन पैसा बहुत चाहिए, कंटिन्यूस रिसर्च चाहिए। समझ रहे हो? तीसरा आता है ज्योग्राफिकल इंटरकनेक्टेडनेस। भाई प्रोडक्शन इनपुट्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट लोकेशन, क्रिएटिंग सप्लाई चेन्स दैट कैन बी बोथ बेनिफिशियल एंड वल्नरेबल। तो दोस्तों बिजनेस के लिए सप्लाई चेन बन चुकी है आज के समय में, क्योंकि देखो आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, जरूरी थोड़ी है आप जहां हो वहीं पे वो हो सकता है वो कहीं और हो, तो वो रॉ मटेरियल आप तक पहुंचे, यही पूरी जो चेन है इसे सप्लाई चेन कहते हैं। सप्लाई की जो चेन है ये आपके पास आना चाहिए, ये आज के टाइम पे प्रॉपरली बिल्ड हो चुकी है, ट्रक्स के थ्रू, अलग अलग चीजों के थ्रू आते हैं आपके एनसीईआरटी में एक फोन मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है चाइना के बाद 2025 में। ह्यूमन एफर्ट इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्शन पे इस तरीके से काम होता है, देखो यहां पे एक कन्वेयर बेल्ट होती है, इस कन्वेयर बेल्ट पे ऐसे ऐसे करके फोन आगे बढ़ते रहते हैं और फोन पे एक एक करके अलग अलग चीजें ऐड करती जाती हैं, जैसे कहीं बैटरी ऐड हो गई, कहीं कैमरा ऐड हुआ, इस तरीके से। लेकिन हर जगह आपको ह्यूमन एफर्ट की जरूरत पड़ती है एट हर स्टेज। अब काफी ज्यादा रोबोटिक हो गया है, तो भैया ये जो कंपनी है काम कैसे करती है? पजल की तरह। इस पजल में हर व्यक्ति आके अपना एक एक पीस लगाता जाता है ना? आपने देखा होगा गाड़ी वाड़ी कैसे बनती है वैसे ही। लास्ट में एनसीईआरटी का फेवरेट टॉपिक कि भैया आपके जो समाज है, ये जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एनवायरमेंट के लिए, वो भी पढ़ लो। तो जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, हम नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल, लेकिन ये रिसोर्स लिमिटेड हैं, हमें ये याद रखना है, अगर हम इनको ज्यादा यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। जैसे कि तमिलनाडु में देखिए लेदर फैक्ट्रीज क्या करती है, लोकल इकोनॉमी की हेल्प तो करती है, मतलब वहां की जो लेदर फैक्ट्रीज हैं वहां के एरिया में लोगों को एम्पावर कर रही है, पैसा कमाने की मदद कर रही है, लेकिन उनका जो वेस्ट है वो क्या कर रहा है, रिवर्स को पॉल्यूट कर रहा है और सॉइल को खराब कर रहा है। सिमिलरली अगर इम्प्रॉपर रिसाइकलिंग की जाए स्मार्टफोन्स की, क्योंकि उसमें होता है लिथियम आयन बैटरी, ये जो लिथियम है ये बहुत डेंजरस है, बहुत रेडियो एक्टिव, मतलब इसके अंदर से जो रेज निकलती हैं ये खतरनाक हैं, तो इनको ऐसे ही फेंक देना फोन को बहुत खतरनाक हो जाता है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, मटेरियल को रिसाइकल करना, क्लीन एनर्जी का यूज करना। 100 बार 1000 बार आप ये पढ़ चुके हो, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, आंसर में लिख के आ जाना। इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देख लो भैया, इंडिया एक ऐसा देश है यहां पे हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज कर रखी है, हर कंपनी को ये जिम्मेदारी दे रखी है कि अच्छा भैया आप पैसा कमाते हो, बढ़िया बात है, अब एक काम करो, तुम्हें एक कॉर्पोरेट होने के नाते कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी, तो आपको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज समाज की भलाई में यूज करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। तो हर कॉर्पोरेट के पास अब ये जिम्मेदारी है कि या तो वो किसी एनजीओ को पैसा डोनेट कर दे, खुद से पैसा दे दे, देखो, या फिर आप पैसा डोनेट मत करो, आप अपनी कंपनी के थ्रू कुछ काम करो, इनिशिएटिव लो। आपका मन कर रहा है, आप जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनको कुछ बंटवा दिया, उनको एजुकेशन दे दी। भाई फिजिक्स वाला फाउंडेशन को तो आप जानते ही हो, हजारों हजारों बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हैं। ये सब क्या है? दीज आर अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑफ कोर्स अलग सर
तो खुद करते हैं मन से क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो CSR की वजह से ऐसा करते हैं, ठीक है। सो विच इज अ रूल, अ लॉ इन इंडिया। समझ में आया? तो CSR एक्टिविटीज में आपको 2% अपने एवरेज प्रॉफिट का खर्च करना होता है, 2% यहां लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, अब समाज की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी चलाते हो तो आपके अपने एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि उन्हें फेयर कॉम्पनसेशन देना, उन्हें सही सैलरी देना। ऐसा ना हो कि भैया आप सैलरी दे रहे हो उन्हें जरूरत से कम सैलरी दे रहे हो। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, उनका स्किल लगातार डेवलप हो रहा है कि नहीं। वर्क प्लेस राइट्स उनके पास है कि नहीं, ऐसे तो नहीं उनको कोई हरास कर रहा है। जितने भी एक अधिकार होने चाहिए इंसान के पास वर्क प्लेस पे, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनके पास राइट हो अपने चीजों को बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ये सब चीजें उन्हें मिलनी चाहिए। एंड लास्ट में चैप्टर के कुछ की टेक अवेज हैं जो आप लोग देख सकते हो। मैं ऑलरेडी पूरा पढ़ा दिया, ये पढ़ने की कोई दिक्कत जरूरत है नहीं। अब ध्यान से देखो, ये रत्ना का रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल भी छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ये है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब भैया इतने लंबे लिखे हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया इजी। ये देखो, ये है मेन क्वेश्चन। अगर तुम, अब मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा, अगर हर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो नाम बदल देना। और सुनो ध्यान से, इनमें से हर क्वेश्चन एक बार सोच लेना, मन में लिखना मत। मुझे पता तुम इतने बढ़िया नहीं हो कि अभी लिखोगे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट सोच लेना। हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसमें आपको चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझा देना है। हाउ डज ह्यूमन कैपिटल डिफर फ्रॉम फिजिकल कैपिटल, बता दिया मैंने आपको। हाउ इज टेक्नोलॉजी चेंजिंग स्किल डेवलपमेंट, पूरा पेज दिया है टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो पूरा पेज छाप के आ जाना। इफ यू कुड लर्न वन स्किल टुडे, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, जो मन करे बताओ। इज एंटरप्रेन्योरशिप द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन? यस, एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अगर वो विजन नहीं है, वो आइडिया किसी का नहीं है, तो क्यों मेहनत करेगा। तो देयर एक होना चाहिए ना, जो इंजन है, ये पूरे कंपनी का इंजन है ये। कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस अदर फैक्टर्स लाइक लेबर? नो, नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? ऑलवेज। अब हम ये वो वाली बात है कि क्या एआई इंसान को रिप्लेस कर देगी? ठीक है, हम कितने फ्यूचर की बात करें हमें पता ही नहीं है, लेकिन फॉर नाउ वी कैन से कि अभी नहीं कर सकती। हाउ डू एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग अफेक्ट ह्यूमन कैपिटल? बहुत इजी है, बता दोगे कि भैया एजुकेशन से क्या होता है, स्किल बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। बस इसी के साथ पूरा चैप्टर धुआंधार करके समाप्त हो गया है। आई होप मजा आ गया होगा। पूरा चैप्टर हमने भैया खत्म कर दिया है। अब इससे बाहर तुमसे गारंटीड कोई कुछ नहीं पूछ सकता। मजा आ गया तो कमेंट में मजा आ गया जरूर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आदि भैया की ओजी गैंग है। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में नई एनसीईआरटी के। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए। लव यू ऑल एंड जय हिंद, बाय बाय।